जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमने फिजिक्स से लिया है उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र तथा बायो सावर्ट का नियम। हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक कक्षा 12 फिजिक्स के अध्याय जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उस टॉपिक अध्याय से लिया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, और फिर चुंबकीय क्षेत्र के बाद हम देखेंगे कि बायो सावर्ट का नियम क्या है। तो विद्यार्थियों, आपकी समझ में यह बात आनी चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि यदि किसी धारावाही चालक में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के बाद उसमें एक चुंबकीय गुण आ जाता है, और उस चुंबकीय गुण के कारण उस धारावाही चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसमें हम किसी भी वस्तु को ले जाने पर चुंबकीय वस्तु को ले जाते हैं तो उसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है। उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है कि जैसे लोहा, कोबाल्ट या निकिल, हम इसको यदि उस चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो उस पर एक बल कार्य करेगा, तो उस क्षेत्र में जहाँ तक वो बल का अनुभव करे उसी क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। विद्यार्थियों, इसके लिए हमने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो हमने लिखा है कि किसी भी चुंबक के चारों ओर तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है। चारों तरफ का वह क्षेत्र, मान लीजिए विद्यार्थियों, हमारे पास यहाँ पर एक चुंबक है और इस चुंबक में चुंबकीय पदार्थ है। अब इस चुंबकीय पदार्थ में जैसे ही हम आई धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र को में जब हम कोई भी चुंबकीय पदार्थ लेकर के जाते हैं तो वह चुंबकीय पदार्थ एक बल का अनुभव करता है, और जहाँ तक वह बल का अनुभव करेगा उस पूरी एरिया को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक बार विद्यार्थियों, परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो किसी भी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र काम करता है या चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से प्रभावित होता है, इसके बारे में बायो सावर्ट ने एक नियम दिया है, जिसे हम बायो सावर्ट के नाम से जानेंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों देखें, बायो और सावर्ट दो भौतिक विद थे जो कि 1820 में इन्होंने अपने नियम का प्रतिपादन किया, और उन्होंने ये बताया कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सिर्फ की धारा प्रवाहित कर देने से, या चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह सिर्फ किसी धारा के प्रवाहित करने से नहीं होता, बल्कि किसी भी और अन्य कारकों के आधार पर भी चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित करता है। इसके पहले के जो भौतिक विधि थे, ओस्टर्ड महोदय ने कहा कि किसी भी धारा में या किसी भी चालक में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने के कारण उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ओस्टर्ड महोदय ने सिर्फ इतना ही बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वह चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है इस बात को उन्होंने नहीं बताया। तो इसी बात को बताने के लिए बायो और सावर्ट ने 1820 में अपने नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। तो इस आधार पर बायो सावर्ट ने हमें जो नियम दिया है, उन्होंने बताया कि जो कि फ्रांस की भौतिक विधि थे, बायो तथा सावर्ट दो वैज्ञानिक भौतिक विधि थे, ने सन 1820 ईस्वी में धारावाही चालक के कारण, यानी कोई एक धारावाही चालक होगा, जैसे कोई चालक तार वगैरह हो जाए वो धारावाही चालक होता है, और उस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया। इसीलिए इसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार देखा जाए तो कहा गया कि किसी भी धारावाही चालक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। और निम्नलिखित कारक कौन से हैं? नंबर 1 होता है कि किसी भी चालक की में प्रवाहित धारा, यानी वह कारक कौन सा है कि यदि कोई हम चालक ले लें जो कि एक चालक है, और उसमें हम जैसे ही आई धारा प्रवाहित करेंगे तो उस आई धारा के कारण इस चालक में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वह चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह निम्नलिखित कारकों पे निर्भर करता है। पहला कारक उन्होंने बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा आई के
अनुक्रमा अनुपाती होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक चालक है और उस चालक से हमने अल्पांश ले रखा है और इस अल्पांश को हम डीएल कहेंगे और डीएल से आर दूरी पर हमने एक बिंदु ले रखा है पी बिंदु, जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का परीक्षण करेंगे। अब इस चुंबकीय क्षेत्र पर परीक्षण करने के लिए हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हमने जब यहाँ से अल्पांश ले रखा है तो हम यहाँ पे अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र भी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो होता है यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसको बायो-सेवर्ट ने यहाँ इस आधार पे बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो इस चालक में प्रवाहित धारा आई है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब कि विद्यार्थियों जितना ही चालक में हम धारा बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में उतना ही वृद्धि होगी। तो इस चालक में जितना ही धारा का मान हम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो dB है उसका मान बढ़ता चला जाता है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा, यानी यहाँ P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वह चुंबकीय क्षेत्र उस चालक में प्रवाहित धारा के कारक के ऊपर निर्भर करती है। और उन्होंने कहा कि जो धारा होगी वह अनुक्रमा अनुपाती होती है, यानी जितना ही धारा हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी तरह से नंबर 2 उन्होंने बताया कि चालक के अल्पांश की लंबाई, अल्पांश का मतलब कि देखें हम विद्यार्थियों यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा पूरा चालक है, लेकिन हमने अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ पे एक अल्पांश लंबाई मान लिया। इस अल्पांश लंबाई के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा वह अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी चालक की अल्पांश लंबाई यानी DL के अनुक्रमानुपाती है, जिसे हम DB अनुक्रमानुपाती DL लिखते हैं। उसी तरह से अगर हम चुंबकीय क्षेत्र दूसरी बात करें तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है यानी P बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है यह अल्पांश DL और बिंदु P यानी P से मिलाने वाली रेखा, यानी ये अल्पांश D जो है इसको और बिंदु P को जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा को जैसे ही मिलाते हैं यहाँ पर इस चालक और इस रेखा के बीच में एक कोण थीटा बन जाता है, जिसे हम साइन थीटा के नाम से जानते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश DL और P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो विद्यार्थी यहाँ पर देखिए हमने DB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा लिख दिया है। ये तो बात आपकी थी कि आपके समझ में आना चाहिए कि बायो-सेवर्ट ने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह धारा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। उन्होंने पहला कारण बताया कि धारा के अनुक्रमानुपाती, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अल्पांश लंबाई DL के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्यार्थियों दूसरी परिभाषा जो उन्होंने दी है, कारक जो बताया है इस चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने का, उन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P यानी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वह अल्पांश दूरी DL यानी कि इस चालक से कितनी दूरी पर ये बिंदु P है उसके बीच की जो दूरी हमने यहाँ पे R मान रखा है, उसके बारे में इन्होंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P के R दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि जितनी ही दूरी को हम बढ़ाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होता चला जाता है। यदि दूरी को कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो जब दूरी को कम किया जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है और दूरी को ज़्यादा किया जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है। तो विद्यार्थियों इसलिए इसे कहा जाता है अनुक्रमानुपाती। इस तरह से उन्होंने 4 कारकों के बारे में बताया। तो आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह 4 कारकों पर निर्भर करता है। इसी आधार पर बायो-सेवर्ट ने अपनी एक गणितीय व्याख्या दिया है। उनके आधार पर अगर हम यहाँ पर गणितीय व्याख्या प्राप्त करना चाहें तो यहाँ पर हम गणितीय व्याख्या कर सकते हैं। उनके आधार पर देखें, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, और यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र 1/r² यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्यार्थियों यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि परिभाषा जो कह रहा है यहाँ पे कारक कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए यहाँ पर 1/r² कर दिया गया है। इस आधार पे अगर हम गणितीय व्याख्या करना चाहें तो हर जगह चुंबकीय क्षेत्र है तो हम dB बराबर ले लेंगे। यहाँ पे dB अनुक्रमानुपाती हम सभी मान को एक साथ रख लेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेंगे कि सभी मानों को एक साथ रखने पर, गणितीय व्याख्या के लिए हम यहाँ लिखेंगे सभी मानों को एक साथ रखने पर, सभी मानों को एक साथ रखने पर
एक साथ रखने पर, तो जैसे ही हम सभी मान को एक साथ रखेंगे, क्योंकि सब चुंबकीय क्षेत्र के मान है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे dB अनुक्रमानुपाती I इंटू DL और फिर साइन थीटा और बटे में यहाँ पे हम लिख लेंगे R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जब हम 1/R स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dB अनुक्रमानुपाती I DL साइन थीटा और बटे में इसका 1 से गुणा कराएंगे तो R नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर। इस तरह से आपने देखा कि dB अनुक्रमानुपाती I DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर होता है। विद्यार्थियों इसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट समानुपाती लगा, इसको हम जब हटा देंगे तो यहाँ पर हम ले आएंगे नियतांक लेकर के आएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र में हम जब बराबर लगा देंगे तो यहाँ पर नियतांक हो जाएगा KI DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। विद्यार्थियों इस नियतांक K का मान चुंबक क्षेत्र में होता है K बराबर म्यू नॉट 4 पाई। तो विद्यार्थियों आप देखें यहाँ पर K बराबर म्यू नॉट 4 पाई होता है। अब इस म्यू नॉट 4 पाई को अगर हम इस नियतांक के करीब में रख देंगे तो हमारे पास देखें जो मान आके पहुँचेगा वो होता है dB बराबर में म्यू नॉट 4 पाई I। विद्यार्थियों हम यहाँ से इस फिगर को डिलीट कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखें म्यू नॉट 4 पाई इंटू अब I DL साइन थीटा और बटे में R स्क्वायर। तो विद्यार्थियों जो चुंबकीय क्षेत्र का गणितीय व्याख्या करने के लिए हमारे पास व्यंजक प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू I DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर। तो विद्यार्थियों इसके आधार पे हम गणितीय व्याख्या करेंगे और जब हम न्यूमेरिकल वाला सवाल हल करेंगे तो इसके आधार पे ही हम आगे के सवाल को हल करेंगे। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि किस तरह से कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, उसके बाद आपने देखा कि बायो सावर्ट ने किस तरह से बताया कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दें कि बायो सावर्ट के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो 4 बातों पे निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र पहली बात होती है कि धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, दूसरी बात होती है अल्पांश लंबाई DL के अनुक्रमानुपाती होता है, तीसरी बात होता है कि साइन थीटा के अनुक्रमानुपात होता है और चौथी बात होता है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्यार्थियों ये था हमारा बायो सावर्ट का नियम, जिसके आधार पे आप किसी भी गणितीय व्याख्या करके उसके किसी भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस आधार पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद विद्यार्थियों।